स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 पर और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या फिर इसे हम अन्योन्य प्रेरकत्व के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने स्वप्रेरण के बारे में बात किया था, अर्थात यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब आज हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में। तो आइए पहले एक छोटा सा प्रयोग देख लेते हैं। माना कि हमारे पास में दो कुंडलियां हैं, एक L1 है, दूसरी L2 है। ये प्राथमिक कुंडली कह सकते हैं और ये द्वितीय कुंडली कही जा सकती है। प्राथमिक कुंडली को हमने एक सेल से जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है E, एक कुंजी जोड़ रखी है K, और एक रियोस्टेट यानी कि धारा परिवर्तक जुड़ा हुआ है जिसको हम RH से प्रकट करते हैं। ये धारा के मान को परिवर्तित करता है। कुंडली L2 का संबंध एक धारामापी से किया हुआ है। अब क्या करते हैं कि जब हम इसमें कुंजी को बाहर निकाल देंगे तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें कोई विद्युत धारा नहीं है, इसमें भी कोई विद्युत धारा नहीं है। धारामापी का विक्षेप 0 है। जब हम इस कुंजी को लगाते हैं और इसमें धारा बहती है तब भी हम पाते हैं कि इसमें विद्युत धारा बह रही है, परंतु इसमें कोई विक्षेप नहीं दिखाई देता है क्योंकि दोनों दूर दूर हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं है, इसमें जुड़ी हुई या चिपकी हुई या कहीं से संपर्कित नहीं है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, इसलिए इसमें कोई विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होती। किंतु एक बात होती है कि जब हम कुंजी को लगाते हैं तो क्षण भर के लिए इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। वो जो क्षण है उस क्षण के बारे में हम कह सकते हैं कि धारा का मान 0 से अधिकतम होता है। तो जितने समय धारा का मान 0 से अधिकतम तक होता है उतने समय इस कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने से प्रेरण की घटना होती है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। या फिर हम इस कुंजी को निकालते हैं तो अधिकतम धारा से 0 धारा होती है, और जब धारा का मान अधिकतम से 0 होता है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरण की घटना होती है। तो हमें धारामापी में फिर से विक्षेप दिखाई देता है। अर्थात दो बातें हो गई कि जब हम कुंजी को लगाते हैं या निकालते हैं तो दोनों स्थितियों में जब धारा का मान 0 से अधिकतम होता है और दूसरी स्थिति अधिकतम से वापस घटकर 0 होता है तो समीप रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरण की घटना उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चूंकि अन्य कुंडली में होने वाली घटना है इसलिए इसका नाम अन्योन्य प्रेरण पड़ा। हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा रखा है। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यदि रियोस्टेट के हेड को, रियोस्टेट के ऊपर एक इस प्रकार का हेड होता है जिसको हम चला सकते हैं, तो यदि हम इस हेड को लगातार मूव करते रहें, तो यदि हम इस हेड को लगातार मूव करेंगे तो इस कुंडली में बहने वाली धारा का मान लगातार परिवर्तित होगा, और धारा के मान में लगातार परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होने से प्रेरण की घटना होगी और हमें इस धारामापी में विक्षेप नजर आएगा। अर्थात धारामापी की सुई हमें इस प्रकार से स्विंग करती हुई दाएं और बाएं ओर जाती हुई प्रतीत होगी। हम यदि इसको तेजी से करेंगे तो विक्षेप ज़्यादा आएगा, धीरे करेंगे तो विक्षेप कम आएगा। अर्थात ये जो प्रयोग था हमारा, इस प्रयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो सकती है या होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो ये अन्योन्य प्रेरण की बात हो गई। अब आइए अपन लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात कर लेते हैं। तो माना कि यहाँ पर यह कुंडली है, इसमें बहने वाली धारा, चूंकि प्राथमिक कुंडली है तो हम बहने वाली धारा को I1 से प्रकट कर देते हैं। तो द्वितीय कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ही प्रेरण की घटना होगी। तो माना कि द्वितीय कुंडली में परिवर्तित होने वाला फ्लक्स φ2 है,
द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स φ2 है, तो φ2 के बारे में कहा जा सकता है कि यह प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। I का मान ज़्यादा होगा तो φ का मान भी ज़्यादा होगा, I का मान कम होगा तो φ का मान भी कम होगा। सीधी सी बात है, इसमें धारा का मान बढ़ेगा तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कम होगा तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम होगा, यानी कि φ2 समानुपाती I1। या फिर आप इसको लिख सकते हैं φ2 बराबर एक नियतांक I1, और ये जो नियतांक है ना m, इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। या फिर इसको अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अकेली कुंडली नहीं होगी, एक कपल होगा। कपल होगा से मतलब ये हमारा कि दो कुंडलियां होगी जो एक दूसरे के साथ कपल्ड होंगी। कपल्ड होंगी से मतलब संपर्कित नहीं होंगी वो, परंतु एक में धारा बहने पर दूसरे में फ्लक्स उत्पन्न होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कपलिंग होना, उनका आपस में जुड़ाव होना। तो इस प्रकार से इनमें आपस में जुड़ाव होना चाहिए। तो यह अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। इसको परिभाषित कर सकते हैं कि m बराबर होता है φ2/I1, अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा के कारण से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स तथा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है, जिसे हम उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा हो गई। अगर मात्रात्मक परिभाषा देना है तो हम I1 को 1 बांध लेते हैं, माना कि ये मान 1 एम्पियर है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर φ2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि किसी प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। फैराडे के नियम से अगर देखें तो फैराडे का नियम कहता है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन φ2 हो रहा है तो d∅/dt ये E2 के बराबर होगा, या फिर आप E2 बराबर लिख सकते हो -d/dt और φ2 की जगह पर m/I1। m नियत है इसलिए आगे ले लेंगे इसे हम, तो E2 बराबर -m/dI1/dt। अर्थात अन्योन्य प्रेरण गुणांक और प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का गुणनफल द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ से भी हम m की परिभाषा दे सकते हैं कि m बराबर होगा E2/dI1/dt। ये जो माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह दिशा को व्यक्त करता है लेंज के नियम से। इसका मतलब यह है कि इसका कोई संख्यात्मक महत्व नहीं है, इसका दिशात्मक महत्व होता है। तो यदि di/dt 1 हो, dI1/dt का मान 1 एम्पियर बटे सेकेंड हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर m बराबर -E2 के बराबर होगा। अर्थात यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। जहाँ तक मात्रक का सवाल है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी ही हुआ। ये दोनों एक ही प्रकार की भौतिक राशियां हैं। 1 हेनरी वो बराबर होगा 1 वेबर प्रति एम्पियर के। तो 1 हेनरी का मान 1 वेबर बटे 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो ये 1 हेनरी की परिभाषा हो गई। हमने बात किया अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका व्यंजक क्या है। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। धन्यवाद।